तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे आज की इस वीडियो में। देखिए, यह वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ, यह मैं बहुत पहले से बनाने का प्रयास कर रहा था। जब ये आपका नोटिस आया था नए रूल्स को लेके। तो आज का जो वीडियो है, मैं आप सभी को पहले बता दूं कि यह वीडियो जो अभी करंट में स्टूडेंट हैं 2025 से लेके 2025 बैच और 24 बैच, और जो आगे आने वाले बच्चे हैं, जो आगे बच्चे आएंगे 2026 बैच 27 बैच, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसमें इस बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के जो न्यू रूल्स आए हैं, वो सभी मैं डिस्कस करूंगा। जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो सारे रूल्स मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ एक एक करके डिस्कशन। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप सभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्टिव फॉर्म एकेडमिक सेशन 2026 से 27, यानी कि 2026 बैच से जो बच्चे आएंगे उन पे ये लागू होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि आप उसी दिन यह नोटिस आया था आपको, जो 10 मार्च को यह बैठक किया गया था। तो उसमें देखिए दूसरा नंबर आप पढ़ सकते हैं कि उपयुक्त नियमावली विश्वविद्यालय के वर्तमान में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं पे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। यानी कि जो भी स्टूडेंट 2025 हैं, यानी 25 बैच के स्टूडेंट, 2024 बैच के स्टूडेंट, तो ये इन पे भी लागू है। लेकिन 2023 पे ये लागू नहीं है। जी हाँ, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये 2023 पे लागू नहीं है। आपका जो 23 बैच में जो भी स्टूडेंट है, उनका पुराना ही फॉलो होगा, जो रूल्स है, जो सिलेबस है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि चलिए, ये काम का नहीं है, ये काम का है। जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेने वाले हैं, तो मैं उन्हें सबसे पहले बता देता हूँ कि ये टोटल इतने सारे यहाँ पे हैं इस यूनिवर्सिटी में, इतने सारे ब्रांचेस हैं आपको बीटेक करने के लिए, या जो भी आप यहाँ पे करना चाहते हो, पीआर करना चाहते हो या बीटेक करना चाहते हो, इतने सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं, इतने सारे ब्रांच हैं आपके लिए। तो इसमें से आप जो भी करना चाहते हो, तो आप चूज करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो मैं इस पे आता हूँ। एकेडमिक कैलेंडर आप सबसे पहले देखिए। देखिए, जो भी अब जो न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग जो है, जो ये रूल पहले भी था कि एकेडमिक सेशन जो होता है वो आपका 2 सेमेस्टर में डिवाइड होगा। ठीक है, एक ऑड सेमेस्टर और एक इवेंट सेमेस्टर, जिसे स्प्रिंग और ऑटम भी कहा जाता है। ऑड सेमेस्टर को ऑटम कहा जाएगा, और इवेंट सेमेस्टर को स्प्रिंग कहा जाता है। जो मेनली ऑड सेमेस्टर है वो जुलाई से दिसंबर के बीच में, और जो इवेंट सेमेस्टर है वो जनवरी से जून के बीच में। देखिए, जो ऑड सेमेस्टर है ये जुलाई से दिसंबर कहने के लिए है, मतलब कि जुलाई में तो एडमिशन नहीं चालू होता है, अगस्त लास्ट तक एडमिशन चलता है, और सितंबर में जाके क्लास स्टार्ट होती है। और कभी कभी तो सितंबर मिड भी चला जाता है, इंड भी चला जाता है। तो जैसा कि 2025 बैच में आप लोगों ने देखा होगा, 2025 बैच के जो भी स्टूडेंट हैं, लेकिन ये इस बार किया गया कि आपका सेशन लेट नहीं किया गया। नहीं तो मेरे टाइम पे तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ही टोटल 9 मंथ का था, लेकिन आपके समय में ऐसा नहीं किया गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जनवरी टू जून भी आपका सेकेंड सेमेस्टर जा रहा है। यानी अब ये देखिए, अभी ये जो यूनिवर्सिटी है ना, वो 2022 में बनी ही है। इससे पहले ये AQU से संचालित होती थी, लेकिन 2022 में जैसा कि मैंने कहा कि BU बना ही है। तो धीरे धीरे इस पे सारे रूल्स रेगुलेशन सही से फॉलो किए जाएंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, ये जल्द से जल्द इसमें सुधार आएगा। देखिए, द यूनिवर्सिटी विल पब्लिश द एकेडमिक कैलेंडर बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द सेमेस्टर या ईयर। देखिए, हर बार यूनिवर्सिटी जो है सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले, जैसे इन सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, तो उसके तुरंत बाद सेकेंड सेमेस्टर का यूनिवर्सिटी एकेडमिक कैलेंडर जारी करता है। तो यही यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि इसमें यूनिवर्सिटी एक एकेडमिक कैलेंडर जारी करेगा। ठीक है, जिसमें इन सेमेस्टर का डेट, मिड सेमेस्टर का डेट, और साथ ही साथ जो भी प्रैक्टिकल वाइवा का डेट है वो नहीं, मेनली यहाँ पे इन सेमेस्टर और मिड सेमेस्टर का ही डेट आपको मेंशन किया जाता है।
और कब से क्लास स्टार्ट होगा वो डेट मेंशन किया जाता है। ये 3 चीज़ें मेंशन की जाती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के गाइडलाइंस के अनुसार ही यह डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, देखिए जो भी न्यू बच्चे हैं उनको ये थोड़ा कन्फ्यूजन लग सकता है कि देखिए यहाँ पे एडमिशन का जो प्रक्रिया है वो सिर्फ ये CEB पटना, यह एक बोर्ड है जो कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम हर साल, ताकि बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया जा सके बच्चों का। लेकिन यहाँ पे एडमिशन 2 तरीक़ा से होता है। एक होता है आपको JEE मेंस के थ्रू, जो जिन बच्चों ने JEE मेंस दिया हुआ है, देंगे अभी या दिए हुए हैं, अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले JEE मेंस के थ्रू काउंसलिंग की जाती है। आपके परसेंटाइल जितना भी परसेंटाइल है उसके बेस पे उनके बेस पे आपका एडमिशन पहले लिया जाता है। जितना भी टोटल देखिए BU में टोटल 38 कॉलेज है। ठीक है, आपको बताता हूँ, BU में टोटल 38 कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट एफिलेटेड है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। बाकी जो भी है वो प्राइवेट भी है, कुछ 15 के आसपास प्राइवेट भी है। तो टोटल लगभग 50 कॉलेज है, जिसमें से 38 जो है आपको देखने मिलेंगे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो यहाँ पे जितना भी सीट है इंजीनियरिंग का वो पहले JEE मेंस के थ्रू फुल होता है। जो सीट बच जाती है वो उस पर BCEC के द्वारा सीट स्टूडेंट को अलॉट किया जाता है। तो सबसे पहले JEE मेंस के थ्रू बच्चे को लिया जाता है, ये बात आप क्लियर रखें। अगर अभी तक आपने JEE मेंस नहीं दिया है तो JEE मेंस दे दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, उससे पहले आपका सीट अलॉट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, ये सब आपका काम का नहीं है। चलिए मैं आगे जाता हूँ। हाँ, इसमें देखिए ये सब आपको अभी जानने का ज़रूरत नहीं है, ये सब आप धीरे धीरे खुद समझ जाइएगा। ये जानने का ज़रूरत नहीं है अभी, ये जानने का ज़रूरत नहीं है, ये भी जानने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये आपको जानने का ज़रूरत है। देखिए BU में होता ये है ना कि जैसे मेनली जो होता है ये 4th सेमेस्टर से चालू हो जाता है, किसी किसी में 3rd में हो जाता है, जैसे सिविल में आपको 3rd में मिलेगा। देखिए ये एक NPTEL कोर्स होता है, NPTEL ये कोर्स होता है, ये ऑनलाइन किया कराया जाता है अलग अलग IIT के थ्रू। कौन करवाता है तो IIT के थ्रू कराया जाता है। और ये जो NPTEL है ये मेनली 3 क्रेडिट और 2 क्रेडिट का होता है। 2 क्रेडिट है तो आपको 8 वीक का कोर्स लेना पड़ेगा, और ये अगर 3 क्रेडिट का है तो 3 क्रेडिट का है तो 12 वीक का। ये मैं बता रहा हूँ कि जो भी करंट सेमेस्टर में स्टूडेंट है, करंट ईयर में है, 24 बैच और 25 बैच, ये उनके लिए है। और जो अभी एडमिशन लेंगे वो भी अगर आप जान लेते हो सबसे अगर पहले से जानकारी आपके पास रहती है तो ये आपके लिए अच्छी बात है। तो मैं इसीलिए यहाँ पे ये बता रहा हूँ। देखिए अगर आप 3rd और 6th में हो जाओगे, 3rd सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में आपको 2 बार NPTEL का कोर्स इनरोल करना होगा। हाँ, एक बात आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलता है कि आप इसे आप कभी भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जिस सेमेस्टर में उसी सेमेस्टर में आपको करना है, उससे पहले भी कर सकते हो। अगर आप उससे पहले कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। आप जब आपका सेमेस्टर में NPTEL का कोर्स आपको आएगा तो आप वो NPTEL तो जिस सेमेस्टर में अगर मान लीजिए आप पहले से कर लेते हो कोर्स, तो जिस सेमेस्टर में NPTEL का आएगा उस सेमेस्टर में आप वो सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो, आपका वो एक्सेप्टेबल होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको ये बात पहले अभी बता दिया। जो अगर 24 बैच के स्टूडेंट ये देख रहे हैं या 25 बैच के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो आप ये बात जान लें कि NPTEL का कोर्स आप पहले भी कर सकते हो। कितना करना है तो एक 8 वीक का, एक 12 वीक का। तो अपने सिलेबस के अनुसार एक बार देखिए, एक बार होता है कि आपको कोर आपका जो ब्रांच है उससे रिलेटेड, कोर पेपर से रिलेटेड एक कोर्स चूज करना होता है, और एक बार एक ह्यूमैनिटीज़ सेक्शन से एक पेपर चूज करना होता है। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसमें अब कुछ जानने के लायक है नहीं इस रूल्स इस पेज पे। हाँ चलिए यहाँ पे देखिए 4.5 में 2 क्रेडिट का आपका एक वो होगा सेमिनार, जिसमें आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम किया जाएगा, जो आपका व्यक्तित्व है उसको निखारा जाएगा। इसमें बस यही जानना था। चलिए अब रजिस्ट्रेशन पे आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए
अब जो रूल लगा दिया गया है ना कि जो भी स्टूडेंट है यूजी में, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट एंड रजिस्टर सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देखिए अब पहले रूल ये नहीं था, हर सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, लेकिन अब हो गया है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो हो ही गया। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में आते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा सेकेंड सेमेस्टर में ही, सेकेंड सेमेस्टर में भी, थर्ड में भी होगा, फोर्थ में भी होगा, टोटल 8 तक होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या रूल है, सेमेस्टर डेट फिक्स्ड किया जाएगा एक नोटिफाइड इन द एकेडमिक कैलेंडर। जो यूनिवर्सिटी एकेडमिक कैलेंडर निकालेगी यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है, उसमें नोटिफाइड किया जाएगा कि इतने डेट तक आपको करना है। तो उसमें और दी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल हैव 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन सा? तो एक होता है स्टूडेंट को खुद प्रेजेंट रहना होगा कॉलेज में, कॉलेज कैंपस में, फर्स्ट डे ऑफ सेमेस्टर। उसके बाद से फिर पेमेंट ऑफ द सेमेस्टर फीस। देखिए पेमेंट ऑफ द सेमेस्टर फीस इंक्लूडिंग एनी अनपेड ड्यूज ऑफ द पास्ट सेमेस्टर। मान लीजिए आप सेकेंड में आप आ गए हो, अब आपका सेकेंड में रजिस्टर होना है, आपको सेकेंड में क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर करवाना है। तो आपको तो एक पहला कि आपको फिजिकल प्रेजेंस आपका होना चाहिए, और दूसरा क्या बात हो गया, आपका जो करंट सेमेस्टर होगा उसका एक फ़ी निर्धारित किया जाएगा। ये कॉलेज ही डिसाइड करेगी, या नहीं भी कर सकती है, या मिनिमम फ़ी होगी, या कॉलेज डिसाइड करेगी, या फ़ी आपको देना होगा। और साथ ही साथ जो आपका ड्यू है पास्ट सेमेस्टर, उस पिछले सेमेस्टर का, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में, वो आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें। और देखिए ये तो सी नंबर जो है आपको मेनली 6, 7, 8 में आएगा। सी नंबर में क्या कहा जा रहा है कि जो आपको पेपर सिलेक्ट करोगे वो आपके वो खुद से ही करोगे, और उसका वेरिफिकेशन भी होगा। ये 5.2 में आपको क्लियर करूँगा मैं अभी। तो मतलब कि देखिए 6, 7, 8 में होता है ना। देखिए जब आप 6 सेमेस्टर में जाओगे, 6th सेमेस्टर में जाओगे, या 7th में, या 8 में, तो यहाँ पे होता है कुछ इलेक्टिव पेपर। मान लीजिए E1 है, E2 है, E3 है, इसी तरह 7th 8 में ही इसमें आपको 4 पेपर मिलेंगे। मान लीजिए इसमें 3 मिल गया, इसमें 2 मिल गया, इसमें से आपको एक पेपर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, और मान लीजिए आप 6th में सेलेक्ट करते हो, तो 6th में भी तो आपका रजिस्टर होना है। रजिस्टर हो गए तो ये सारे सब्जेक्ट आपके डिपार्टमेंट के फैकल्टी आपका वेरीफाई करेंगे, तो या फिर आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपको वेरीफाई करेंगे। तो ये वही चीज़ इसमें सी में लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टूडेंट इन ईच सेमेस्टर विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द एकेडमिक सेक्शन ऑफ द कॉलेज या इंस्टीट्यूट। देखिए ये जो सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो ऑर्गेनाइज कराया जाएगा आपके कॉलेज के द्वारा। ठीक है, दिस सब्जेक्ट डिटेल्स विल बी वेरीफाइड बाय फैकल्टी मेंबर्स, जैसे मैंने आपको भी बताया था, सी नंबर पॉइंट, वही बात इसमें कहा गया है। और देखिए पेमेंट ऑफ द ड्यूज विल बी वेरीफाइड बाय द एकेडमिक सेक्शन एंड अकाउंट सेक्शन। ये आपका वेरिफिकेशन होगा कि अगर छूटा है तो फिर वो दिक्कत वाली बात है, आपको पे करना होगा, वही वेरीफाई किया जाएगा अकाउंट सेक्शन के द्वारा। अब देखिए कॉलेज में, देखिए मैंने आपको कहा था ना कि मिनिमम फ़ी कॉलेज डिसाइड करेगा आपका पर सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना होगा। तो ये वही बात कर रहा है कि कॉलेज में यूज़ एन अप्रोप्रिएट सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ द पर्पस वंस the institute college may and use an appropriate semester registration form for the purpose। ये बात कहा जा रहा है कि कॉलेज जो है आपका वही आपका फ़ी निर्धारित करेगा कि कितना रजिस्ट्रेशन फ़ी लेना है पर सेमेस्टर, वही बात इसमें कहा जा रहा है। देखिए वंस अ रजिस्टर्ड स्टूडेंट में अमेंड दी रजिस्ट्रेशन विद इन अ वीक। मान लीजिए आपको एक डेट मिल गया, ठीक है, डेट हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन अगर आप उसमें कुछ ऐड कराना चाहते हो, आपका कुछ छूट गया है, तो वो डेट से 7 दिन का समय आपको मिलेगा, इतने दिन के अंदर आपको करना होगा। ठीक है, द सेम शैल बी यूज्ड फॉर द पर्पस विथ अमेंड रजिस्ट्रेशन मार्क ऑन द टॉप। तो आप 7 दिन के अंदर आपको वो अमेंड, यानी कि कुछ अगर छूट गया है या फिर कुछ जोड़ना है, घटाना है, तो आपको 7 दिन का समय मिलेगा, उस 7 दिन के अंदर आपको करना है। देखिए ए स्टूडेंट हु डज नॉट रजिस्टर ऑन द शेड्यूल्ड डे,
मे अंडर कंप्लेनिंग सर्कमस्टांसेस। मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट है, एक्स स्टूडेंट है, अगर वो उसके पास कुछ दिक्कतें आ गई है, फैमिली में फैमिली प्रॉब्लम है, उस दिक्कत में वो फंस गया है और वो रजिस्टर नहीं करवा पाया है, तो वही उसकी बात यहाँ पे हो रही है। वो प्रिंसिपल या प्रिंसिपल से अनुरोध करके नेक्स्ट विदिन द नेक्स्ट 5 वर्किंग डेज आपको वो रजिस्टर आपको अपने आप को करवाना हो। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि लास्ट डेट था, आपने नहीं करवाया, तो उसके अगले 5 दिन आपको समय मिलेंगे ताकि आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो अगले सेमेस्टर में। वही बात यहाँ पे किया गया है। देखिए, ये अगले 5 दिन में upon payment of an additional fee as prescribed by the university। देखिए, normally no late fee shall be permitted after the 5th working day from the scheduled date। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको लेट फी लगेगा, लेकिन हाँ, लग भी सकता है। ठीक है ना। तो इसका अगर सीरियस कोई इशू है तो उसमें तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप लापरवाही कर रहे हैं तो आपको लग सकता है। वही बात यहाँ पे कहा गया है। अगर मान लीजिए कोई सर्कमस्टांसेस नहीं था, आप लापरवाही के कारण छोड़ दिए हैं, तो वही है लेट रजिस्ट्रेशन विल बी अलाउड आफ्टर 15 डेज ऑफ 15 कैलेंडर डेज फ्रॉम द शेड्यूल डेट। मान लीजिए एक डेट मिला था आपको, इसमें करवाना था, आपने नहीं करवाया, तो आपको फिर 15 दिन का समय भी मिलता है कि आप इतने 15 दिन के अंदर आप जल्द से जल्द करवा लें। अगर आप करवाना भूल जाते हैं तो आप वही पिछले सेमेस्टर में रह जाओगे, फिर वो आपका कैंसिल माना जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखिए कि कौन कौन से स्टूडेंट जो है अगले सेमेस्टर में जाने के लिए लायक हैं। तो वही बात इसमें कहा गया है, क्लियर ऑल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्टल फीस, ठीक है, ऑफ द प्रीवियस सेमेस्टर, पेड ऑल रिक्वायर्ड प्रिस्क्राइब्ड फीस ऑफ द करेंट सेमेस्टर। जैसा मैंने कहा था, कॉलेज डिसाइड करेगा कि आपको कितना पैसा देना है करेंट सेमेस्टर में। तो वही बात है। और थर्ड में आपका है कि आप पे कोई एक्शन ना हुआ हो, आपको डिवार्ड ना किया गया हो, वही बात इसमें कहा गया है। तो चलिए, अब जो बात आती है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसका जितने भी बच्चे हैं वो पूरे खुशी मना रहे हैं, वो पॉइंट यहाँ पे है कि देखिए, पहले 23 बैच तक जो रूल है वो है ईयर बैक का। एक होता है SGPA। अगर न्यू स्टूडेंट है जो देख रहे हैं वीडियो, उनको अभी शायद समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। एक होता है CGPA मेनली आपका सेकेंड सेमेस्टर का जब रिजल्ट आ जाता है ना, उसके बाद कैलकुलेट होता है। तो पहले रूल ये था ना कि अगर आपका CGPA 5 से कम है तो आपको ईयर बैक लग जाता है। 5 से कम यानी मान लीजिए 4.99 भी है ना, तो आपका ईयर बैक। इससे बच्चों को बहुत दिक्कत होती थी। मान लीजिए आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, आपका लगभग 1 साल पूरा हो चुका है और आपको ईयर बैक लग जाता है, तो आप वापस से फर्स्ट में आ जाते हो। ये बहुत ही दिक्कत वाली बात थी। तो यूनिवर्सिटी ने उसे ख़त्म कर दिया है कि मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है, उसको अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा बिना CGPA को ध्यान में रखते हुए। कोई CGPA की ज़रूरत नहीं है, आप प्रमोट कर दिए जाओगे। ये अच्छा रूल है। लेकिन देखिए, आफ्टर एवरी एकेडमिक सेक्शन देयर विल बी प्रोविज़न ऑफ सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपका कैरी पेपर नहीं लगेगा। कैरी पेपर तो आपका लगेगा। कैरी पेपर मतलब कि कुछ पेपर में अगर आप फेल हो गए हो तो उसका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा, वो आपको देना होगा। वो सप्लीमेंट्री पास करोगे तो आप फिर आप तभी आपको डिग्री मिलेगा लास्ट में। देखिए, टू पास इन द सेमेस्टर स्टूडेंट मस्ट सिक्योर P ग्रेड। P ग्रेड मतलब कि पास। तो क्या है, कहा जा रहा है कि इन सेमेस्टर में और प्रैक्टिकल वाइवा या मिड सेमेस्टर प्रैक्टिकल में वाइवा में या इन सेमेस्टर में मिनिमम 35% मार्क आपको चाहिए पास होने के लिए। यह पॉइंट मैं आगे आपको समझाऊंगा, अभी आप वेट करिए इसके लिए। चलिए 5.7 पे आते हैं, क्योंकि इसको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये अच्छा से मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो 5.7 पे चलते हैं। 5.7 देखिए क्या कर रहा है, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन्थ
स्टूडेंट में रजिस्टर फॉर द ब्लैक बैकलॉग पेपर। देखिए इसका सिंपल मैं मीनिंग समझाता हूँ। फर्स्ट में है तो थर्ड होगा, ठीक है। सेकेंड में है तो फोर्थ होगा। यहाँ अगर थर्ड में है तो यहाँ फिफ्थ होगा। इसी तरह से ये चलता है, क्रमशः चलेगा 8 तक। वही कह रहा है कि अगर आप मान लो थर्ड सेमेस्टर में हो तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का भर सकते हो सप्लीमेंट्री फॉर्म। अगर आप फोर्थ में हो तो सेकंड का भरोगे, फिफ्थ में हो तो थर्ड का भरोगे, ठीक है। वही बात इसमें कहा जा रहा है। अगर आप मान लो फोर्थ में हो, सिक्स्थ में हो तो फोर्थ का भरोगे, एट में हो तो सिक्स का भरोगे। जो जनरल लॉ रूल है वो ये है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर और कौन सा सेमेस्टर हो गया, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम साथ साथ होना चाहिए। एग्ज़ाम जो होता है वो साथ होना चाहिए। तो यही रूल है, ये अभी फॉलो होगा। अभी तक तो ये हुआ नहीं है, तो ये रूल फॉलो करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो यही बात इसमें ये कहा गया है। जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा, थर्ड वाले बच्चे फर्स्ट में थर्ड वाले का बच्चे जो है वो फर्स्ट वाले के साथ देंगे, और फोर्थ वाले सेकेंड, फिफ्थ थर्ड, इस तरीक़ा से आपका चलेगा, ठीक है। The classes will of all semester will start from the day of the following registration or any other date declared decide by the university। देखिए ये जो एकेडमिक कैलेंडर आएगा ना आपका, उसमें लिखा रहेगा कि आपका क्लास कब से स्टार्ट है। वही बात यहाँ पे कहा गया है। चलिए ये आपका कोई काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। देखिए अगर मान लीजिए आपको कोई भी सेमेस्टर 8 सेमेस्टर तक अगर आपका कोई कैरी पेपर रह गया है तो आपका सीजीपीए और एसजीपीए पे ना स्टार मार्कर शो होगा रिजल्ट में, जब तक आप इस सभी कैरी पेपर आपका क्लियर नहीं हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए मैं इस चीज़ को समझाऊंगा अच्छे से, पहले आप यहाँ पे देख लीजिए। यूनिवर्सिटी देखिए टोटल एक लेता है थ्योरी पेपर, एक होता है प्रैक्टिकल। मान लीजिए थ्योरी पेपर में एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, इसको ये टोटल होता है 100 मार्क का, ठीक है। 100 मार्क में से 70 लेता है बीईयू, और जो बचे 30 वो लेता है आपका कॉलेज, ठीक है, कॉलेज। इसी 30 में ये 30 टोटल आपको मिलेगा टीचर के हाथ में, ठीक है। और ये 70 यूनिवर्सिटी लेगा। अब ये प्रैक्टिकल टोटल होता है 50 मार्क का, ठीक है। फिर इसमें से 30 आपका जो एग्जामिनर आएंगे बाहर से प्रैक्टिकल में, तो वो आपका लेंगे वाइवा उसमें, और 20 मार्क फिर टीचर के हाथ में है, कॉलेज प्रोफेसर, ठीक है। तो ये आपको देखना है। देखिए वही बात इसमें कहा गया है कि इंटरनल जो है थ्योरी जो है, इंटरनल 30 मार्क में 5 मार्क जो आपका अटेंडेंस का होगा, 5 मार्क क्लास टेस्ट का होगा, और 20 मार्क मिड सेम का होगा। और एक बात जो न्यू बच्चे देख रहे हैं, क्लास में भी 75% स्टूडेंट चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है ना। यानी कि आपको बायोमेट्रिक तो चाहिए कि आप कॉलेज आए हो, वो 75 प्लस ये, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। उसी तरह फिर सेक्शन प्रैक्टिकल का मैंने अभी आपको बताया दिया, टोटल 30 यही 50 होता है, 30 20 50 और 70 30 100, ठीक है। यही बात था आपको इसमें जानने के लिए। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके जानने के लिए 6.3। देखिए अब मैं सिंपल बताता हूँ। 70 में जो है ना आपको, 70 में आपको कम से कम 70 में कम से कम आपको कितना मार्क, 24.5 मार्क चाहिए ही चाहिए। मान लीजिए 70 में आपका एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए आपको 20 आया, 23 आया, तो आप फेल हो जाओगे, सीधा मैं बता रहा हूँ फेल हो जाओगे। तो आपको 70 में तो 25 कम से कम करना होगा पास के लिए, वो मिनिमम क्राइटेरिया है। 24.5 रखा गया, तो 25 मिनिमम आपको आप पास करने के लिए चाहिए ही चाहिए। और उधर जो 70 हो गया, उधर जो 30 में से आपको जितना मिले। उसी तरह आपको इसमें भी कहा गया है कि 17.5 मार्क आपको चाहिए उस 30 में से, ठीक है ना। 17.5 मार्क आपको चाहिए, सॉरी 30 में 50 मार्क जो है वो 30-20 में, टोटल आपको 10.5 मार्क चाहिए आउट ऑफ 30। यानी ये जो प्रैक्टिकल जो टोटल 50 मार्क का होता है, उसमें जो 30 है, उसमें 30 में से आपको
10.5 आपको चाहिए ही चाहिए। अगर वो नहीं देता है तो आप फेल हो जाओगे प्रैक्टिकल में। तो वो नहीं करता है फेल, आपको वो दे ही देगा। अभी आप ये ग्रेड पॉइंट आप देख सकते हो। मान लीजिए आपको टोटल मान लीजिए आपको टोटल 90+ मार्क है थ्योरी में, या 90% आप कह लो, तो आपको ए ग्रेड मिलेगा, 10 ग्रेड पॉइंट मिलेगा और ग्रेड मिलेगा A+। अगर आपको 90 या 90 से ज़्यादा है तो ए, 80 या 80 से ज़्यादा है तो बी, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे मिलेगा। और 5 से नीचे फेल है, ठीक है, बी लास्ट है, तो 5 से नीचे फेल है। ये हो गया। अब SGPA और CGPA किस प्रकार से यूनिवर्सिटी कैलकुलेट करती है वो यहाँ पे दिया गया है। ये आपका कोई भी काम का नहीं है, इस पर आप ध्यान मत दो, ठीक है ना। ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ये आपको जानना भी नहीं है। तो ये तो आप दोनों को ये जानने के लिए नहीं है और ये जानने के लिए नहीं है। तो मैं चलता हूँ अब अभी आगे। लगभग ये ख़त्म ही हो गया। ये वही है, देखिए मैं जैसे आपको बताया था कि 90% से अबव मिलेगा तो A+, और ये 80% से अबव, 80 to 90, उसके बाद 70 to 80 आपको B, इस प्रकार से है। अब देखिए यहाँ से जो स्टार्ट है ये आपका डिसिप्लिनरी रूल्स। इसमें आप रूल्स आप पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। ये मुझे एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। ये सब चीज़ों में आज कौन सा आपका जो, अगर आप किसी भी चीज़ में फंसते हो तो कौन सा आपको मेजर है, कौन माइनर है, गलती आपका, अपराध आपका। जो अगर आप किसी कोई अपराध करते हो कॉलेज में, किसी से मारपीट या फिर किसी भी तरह का भाषा भसी या फिर कुछ भी, तो कौन सा माइनर में आएगा, कौन सा मेजर में आएगा। रैगिंग मेजर में आता है, जैसे के लिए, जैसे मैं आपको बता दूँ, रैगिंग जो होता है वो मेजर में आता है। किसी का अगर आप सर फोड़ देते हो तो वो भी मेजर में आ सकता है। तो ये सभी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसे आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ये मुझे बताने की नीड नहीं है। ये आप ये भी आपके नीड का नहीं है, ये 7th 8th में आपको आएगा किस प्रकार से प्रोजेक्ट सबमिट किया जाता है, वो बात इसमें क्या कही गई है। तो ये आपका भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको आपका जो इम्पोर्टेंट रूल्स था आपके यूनिवर्सिटी का, जो भी बच्चे यहाँ पे अभी एडमिशन लेंगे या फिर लेना चाहते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं बताऊंगा। देखिए मैं एक कुछ रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। रिजल्ट साथ ही साथ मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा। अभी पहले मैं एक रिजल्ट दिखाता हूँ। मैं यही रिजल्ट निकालता हूँ। मान लीजिए मैंने इसका रिजल्ट निकाला, कोई स्टूडेंट है कॉलेज का। जैसे मैंने आपको बात किया था ना, देखिए इन सेमेस्टर ये टोटल 70 का होता है और ये टोटल 20 का होता है, 30 का होता है। तो आप ये जोड़ लीजिएगा, 70 का हो जाएगा। देखिए 58 मिला है, तो ग्रेड सिस्टम के हिसाब से D मिला है और क्रेडिट इसका 3 है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल में आपको हर एक सब्जेक्ट 50 मार्क का होता है। तो ये देखिए ये 30 का है और ये 20 का है। तो इस प्रकार से इसको 46 मिला है, तो इसको 90% से ज़्यादा मार्क मिला हुआ है, तो इसका A+ ग्रेड यहाँ पे बना हुआ है। तो इसी प्रकार से आपका भी रिजल्ट बनेगा। एक चीज़ जो बताना रह गया है, मैं वो आपसे भी बताता हूँ। एक मिनट, आप जाओ। हाँ देखिए यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर बनता है बहुत ही आसान है। तो मान लीजिए आप अगर 26 बैच में एडमिशन लेते हो तो आपका 26 पहले आएगा। अब मान लीजिए जैसे सिविल का पे यहाँ आता है ब्रांच कोड। ब्रांच कोड जैसे सिविल का 101 है तो ये हो गया। कॉलेज कोड आता है, उसके बाद मान लीजिए आपकी सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का 132 है तो वो हो गया। और ये आपका हो गया सीरियल, आप कितने कितने नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर बन गया है। मैंने अभी अभी एक रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने बना दिया है किसी स्टूडेंट का जो 26 बैच में सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेगा, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1 होगा। तो पहले क्या आपका बैच, फिर क्या ब्रांच कोड, ठीक है, और उसके बाद कॉलेज कोड, उसके बाद 001, 002, 003, ऐसे ही चलते रहेगा। और देखिए यहाँ पे एक लेटरल एंट्री है। देखिए जो बच्चे पॉलिटेक्निक से आते हैं ना, पॉलिटेक्निक यानी 3 साल का जो डिप्लोमा करके आते हैं, वो भी उनका भी लेटरल एंट्री होता है डिप्लोमा का। वो डायरेक्ट आपके साथ 3rd सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे।
उनका रजिस्ट्रेशन नंबर थोड़ा अलग तरीक़ा से बनता है। मान लीजिए 26 बैच के स्टूडेंट है, फर्स्ट में गए, थर्ड सेकेंड में गए, अब वो थर्ड में आ रहे हैं। लेकिन थर्ड में जो उनके साथ एल वाले स्टूडेंट आएंगे उनका थोड़ा अलग बनता है। उनका ऐसे बनता है 27, इसमें 26 एक 27, 27 वही फिर ब्रांच कोड, कॉलेज कोड 901 से स्टार्ट होता है उनका, ठीक है ना। तो उसी तरह 902, 903, 904 इस तरह से बढ़ते जाएगा। इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बनता है। तो आप सभी अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर बनाना चाहते हो, किसी भी कॉलेज का, किसी भी स्टूडेंट का, तो आप ऐसे बना सकते हो। इसी प्रकार से कॉलेज का रजिस्ट्रेशन नंबर बनता है। वही बात यहाँ पे सब समझाया गया है। और अलग अलग ब्रांच कोड और कॉलेज कोड आपको मिल जाएगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, या फिर यू के वेबसाइट पे जाइएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो यह वीडियो मैंने बनाया ताकि आप सभी को रूल्स के बारे में अच्छे से पता हो जाए, और जो स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेने वाले हैं उनको भी अच्छा से ज्ञान हो जाए कि क्या क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है। मैं जाते जाते एक बात आपसे अभी से कहूँगा कि देखिए, आप बिहार में आ रहे हो, आपका भी सपना था IIT NIT का। देखिए, बिहार में अभी यह यूनिवर्सिटी बना ही है 2022 में। अभी इसको कम से कम 10-15 साल लगेंगे सुधरने में, या 10 से 15 साल। लेकिन आपके पास 10 से 15 साल नहीं है, आपके पास सिर्फ 4 साल है। 4 साल है, 4 साल है। तो 4 ईयर में आपको करना होगा एक काम, क्या, तो वो होता है गेट। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि गेट है क्या, गेट कैसे करना है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, सब कुछ। लेकिन आपको इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखना है। जिस प्रकार से आपका 11-12 था, उसी के तर्ज पे जेई मेंस था। मैं एक शॉर्ट दे देता हूँ, जेई मेंस और एडवांस था। उसी तरह आप पूरा इंजीनियरिंग जो भी पढ़िएगा ना, उसी वही सेम सिलेबस आता है गेट में। और ये बहुत आसान है एज कम्पेयर टू जेई मेंस एडवांस, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आपको 4 साल मिलेगा। आप 2 साल भी अगर आप मन लगा के करोगे तो गेट निकाल लोगे। और जो बच्चे BU में है ना, उनके लिए गेट वरदान है। आप यहाँ से, आपको प्लेसमेंट का टेंशन ख़त्म, आपको IIT NIT जाने का फिर से मौका मिलेगा। साथ ही साथ आप बाहर किसी देश में पढ़ने के लिए भी जा सकते हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको गेट गेट एक बार प्रिपेयर करना है और देना है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और जो भी स्टूडेंट न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में।